तीन क्वेश्चंस आज मैं आपके पक्के करने आया हूं। 12 मार्क्स मैं आपके पक्के करने आया हूं। एग्जाम में तीन क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कवर होता है अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है ना, पूरे साल हम मेहनत करते हैं, पूरे साल की मेहनत को ना अगर मैं 3 घंटे के अंदर मैनेज नहीं कर पाया तो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज प्रॉपर आपको सारी अप्रोच बताने वाला हूं। अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। हरे कृष्णा क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तीन क्वेश्चंस आज मैं आपके पक्के करने आया हूं, कहने की 12 मार्क्स मैं आपके पक्के करने आया हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में तीन क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कवर होता है अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं प्रॉपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में, केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, और यहां पर आपके मैं कवर करने वाला हूं टोटल 12 मार्क्स। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है ना कि यार आपको होता है पूरे साल हम मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मालूम मैंने रगड़ के मेहनत करी है, लेकिन उस पूरे साल की मेहनत को ना अगर मैं 3 घंटे के अंदर मैनेज नहीं कर पाया तो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है और मैनेजमेंट 3 घंटे के अंदर पेपर करना, काफी बच्चों का पेपर छूट जाता है। और केस बेस्ड क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट होता ना यार, अप्रोच सही नहीं होती, रीड ज्यादा कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। तो आज प्रॉपर आपको सारी अप्रोच बताने वाला हूं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, क्या अप्रोच होने वाली है, मुश्किल होते हैं, आसान होते हैं, सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि यार अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। हर प्रकार के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए यार, वरना तो ये धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से, यहां से कैसे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब सबसे पहले क्या है ना, ये कुछ बहुत अलग नहीं है, हमें कैसे कोई तैयारी करनी, बहुत अलग कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यहां पर क्या ना, आपका जो पहला पैराग्राफ होता है, जो आपका पहला पैराग्राफ होता है ना, ये होता है जनरल नॉलेज। ये काम का नहीं होता, आप अगर ना भी पढ़ोगे ना तब भी काम चल जाएगा। क्या है? जनरल नॉलेज है। अब एक चीज और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, मतलब अगर इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है, अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझ पा रहे कि भाई क्वेश्चन कह रहा है, तब भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मेन वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत क्यों आती है? इंग्लिश हमारी कमजोर होती है। बहुत बच्चे मैं देखता हूं, उनको समझा दूं ना कि यहां पर ये पूछ रहा, कहते हैं अच्छा भैया ये तो हमें आता है, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं। इसलिए क्या, स्लो रीडिंग करो और जो काम की चीज को अंडरलाइन कर लो, ताकि बार बार रीड ना करना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप चाहो तो पहला जो पैराग्राफ है ना उसको स्किप कर सकते हो। सारे केस बेस में आपको पहला पैराग्राफ जो है इंफॉर्मेटिव ही मिलेगा। ठीक है, अब सुनाने से क्या बोला गया, आओ रीड करके देखते हैं क्या दे रखा है। February 14 is celebrated as इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। 14 फरवरी को इंटरनेशनल बुक गिविंग डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे यहां तो कुछ और ही करते हैं। एंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। बहुत सारी कंट्रीज है ना इसको सेलिब्रेट कर रही है, बहुत अच्छी बात है ना। सम पीपल इन इंडिया, चलो कुछ तो समझदार लोग हमारे इंडिया में भी है, कुछ हमारे लोगों ने स्टार्ट करा सेलिब्रेट करना इस दिन को। अच्छा करते क्या इस दिन में? इस दिन में किताबों को डोनेट किया जाता है। तो डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट टू अ पब्लिक लाइब्रेरी। कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की किताबों को पब्लिक लाइब्रेरी में डोनेट किया गया इन लोगों के द्वारा। अब ये बताओ, जानकारी हमारी सिर्फ एक जनरल नॉलेज थी, हमें पता चल गया भाई 14 फरवरी को इंटरनेशनल जो है बुक डे, हाँ बुक गिविंग डे मनाया जाता है। अच्छी बात है, हमें जानकारी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे काम का नहीं था। अब यहां पर क्या बोला है, किताबें कौन कौन सी डोनेट की गई हैं? हमारे पास हिस्ट्री की 96 किताबें हैं, साइंस की 240 किताबें डोनेट की गई और मैथमेटिक्स की 336 किताबें डोनेट की गई। अब एक क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ये आपका नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम है जो कि चैप्टर 1 से पूछा जाता है। सिंपल अप्रोच वर्ड प्रॉब्लम वाली है और कुछ भी नहीं है, उसी को केस बेस में बना के उन्होंने पूछ लिया। और रीड करता है क्या बोल रहा है, दिस बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक। लो भाई सारी कहानी यही खत्म हो। क्या बोला गया? मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक में इसको अरेंज करना है। स्टैक का मतलब क्या होता है? किताबों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके जो अरेंज करके रखते हैं ना किताबों को, उसको स्टैक कहा जाता है। इन्होंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक बनना चाहिए। अब जहां पर वर्ड मिनिमम इस्तेमाल होता है वहां पर क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो एकदम क्लैरिटी आ गई कि हमें यहां पर क्वेश्चन में एचसीएफ निकाल के क्वेश्चन की अप्रोच पे आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। कंटेंट बुक ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट, एक स्टैक में केवल एक ही सब्जेक्ट की किताबें होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज द सेम, और हर स्टैक में जो किताबें वो सेम होनी चाहिए। आप इससे भी पता लगा सकते हो कि आपका एचसीएफ निकल, जब भी आप बोला जाए भाई सेम सेम माप दे, सेम होना चाहिए, तो उस केस में भी एचसीएफ ही निकाला जाता। तो क्लियर हो गया कि हमें यहां पर एचसीएफ निकालना। वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है,
ये हटा दो ना तो केवल ये वर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं। अब क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपसे पूछेगा टोटल 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, है ना। ध्यान सुनना, यहां पर कहना आपके 2 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का होगा, और ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, ये भी 2 मार्क्स का होगा और ये भी 2 मार्क्स का। इसके अंदर क्या ऑप्शन है, या तो आप ये अटेंड कर लो या तो आप ये अटेंड कर लो। तो इस तरीके से टोटल आपके बनते 4 मार्क्स है, जहां पर 2 आपके सब्जेक्टिव 1 मार्क्स के और 1 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी नहीं है यार, आओ आराम से करते हैं। आपको अप्रोच समझ में आ चुकी है। यहां पर क्या एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। हर स्टैक में कितनी किताबें होंगी, कैसे पता चलेगा, एचसीएफ निकाल के आओ एचसीएफ निकालते हैं। नंबर्स क्या हमारे पास 96 है ना, तो पहले यहां पर लिखेंगे 96, ठीक है। फिर कितना है 240, राइट, कितना है, यस 240, तो यहां पर आ गया 240। फिर कितना अपने पास 336 है, तो लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। आओ करते हैं। तो 96 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो आ गया 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है, 224 निकल के आ गया, और 212 हो जाएगा, ठीक है, और 2 6 जा 12, है ना, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, जो कि आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आराम से लिखेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 निकल के आ गया। अब बात करते हैं 240 की। किसकी बात करते हैं, 240 की बात करते हैं। जहां पर स्मार्ट वर्क कर सको वहां पर करना। देखो अगर मैं 24 की बात करूं, 24 की बात करूं तो 2 की पावर 3 इंटू पर 3 आ गया। ध्यान सुनना, 24 की बात करूं कितना आ गया अपने पास, 2 की पावर 3 इंटू पर कितना 3 निकल के आ गया। अब 240 का मतलब क्या होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, तो 10 का क्या 2 इंटू 5 होता है, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू पर 3 इंटू पर 5। तो ऐसे आप थोड़ा टाइम जितना हो सके उतना बचाना, ठीक है। तो 24 इंटू 10 हो जाएगा, और 24 का प्राइम फैक्टर कितना 2 की पावर 3 इंटू 3 होता है। सिर्फ 10 ऐड हुआ है, और 10 होता है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 1 बढ़ जाएगी, साथ में 5 भी आ जाएगा, 3 ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। कितना आसान हो गया। अब बचा 336। आओ भाई 336 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 336 का कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, 2 6 12। जल्दीबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना, आराम से करो ताकि दोबारा ना देखना पड़े। फिर आएगा 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ठीक है, ओके। एक बार चेक करें, 2 1 जा 2, ठीक है। और सर देखो मैंने जल्दबाजी चक्कर मैंने खुद गलत कर दिया, है ना, ये नहीं करना बस। तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 आएगा। फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 21, और फिर आएगा 7 1 जा 7। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये मैंने कर दिया इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई नहीं है, तो आपने फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपने देखा ना गलती होती है, मैं जल्दबाजी कर रहा था, बोल रहा हूं गलत हो जाएगा पर फिर भी गलत हो गया, तो आपको आराम आराम से करना है। अब हमें समझ में आ चुका है एचसीएफ निकालना है। आओ इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जितने भी आपके कॉमन प्राइम होते हैं, है ना, उनके लोएस्ट वाले नंबर को लेना होता है, लोएस्ट पावर। तो यहां पर 2 की पावर 2 यहां भी है, तो लोएस्ट 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 इंटू 3 सब में है, तो आ गया अपने पास 16 3 जा कितना 48 निकल के आ चुका है। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन था इसमें क्या पूछा गया था कि एक स्टैक में कितनी किताबें होंगी, तो एक स्टैक में हमारे पास 48 जो है वो बुक्स होंगी। इतना मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैक बना रहे थे, तो एक स्टैक में हमारे पास 48 किताबें होंगी। आगे चलते हैं। हाउ मैनी स्टैक आर यूज टू अरेंज मैथमेटिक्स बुक। मैथमेटिक्स की किताबों को अरेंज करने के लिए कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे। देखो हमारे पास जो मैथमेटिक्स किताबें कितनी है, 336 है। एक स्टैक में हमारे पास 48 किताबें हैं, और हमें टोटल 336 किताबों को स्टैक में लिखना है, तो ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं सेकंड वाले के आंसर की बात करूं, है ना, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा 336 डिवाइड बाय 48 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो 7 8 56, मेरे ख्याल से 7 टाइम्स खत्म हो जाएगा, ये 7 टाइम्स में कटेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 7 स्टैक जो है लगेंगे हमें मैथमेटिक्स किताब को अरेंज करने के लिए। 48 है ना, तो 48 48 48 48 48 ऐसे करके 7 स्टैक बनेंगे, और मैथ की किताब हमें अरेंज कर देंगे। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द किताबें। अगर सारे किताब को स्टैक में अरेंज करने हैं तो कितने स्टैक बनेंगे,
ठीक है, जैसे हमने डिवाइड करके निकाला मैथ के 7 स्टैक बनेंगे, ऐसे हम निकाल लेंगे इंग्लिश के भी, इंग्लिश है नहीं, ऐसे हम निकाल लेंगे जो भी सब्जेक्ट है बाकी हिस्ट्री के और साइंस के, वो भी स्टैक निकालते हैं और सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, आओ करते हैं फटाफट से तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं, कितना आसान आसान है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक, टोटल नंबर ऑफ स्टैक अगर हम बनाने की बात करें तो कैसे बनाएंगे बताओ। हमारे पास आएगा 96/48, 96/48, ठीक है, प्लस पर ये आएगा अपने पास 240 अपॉन पर 48 और फिर प्लस में ये हम निकाल चुके ऑलरेडी 7 स्टैक यहां पर बनने मैथमेटिक्स के, खत्म है। ये कट के आपका 2 आएगा, ये कट के 5 आएगा और ये तो 7 दे रखा है, 7 2 9 और 5 14, तो 14 आपके टोटल स्टैक बनने वाले हैं। अब आपके पास ना ऑप्शन है, आप चाहो तो ये अटेंड करो चाहे ये अटेंड करो, आपकी मर्जी, कोई भी आप अटेंड कर सकते हो। मैंने कहा ना सीबीएसई चाहती है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ क्या बहुत मुश्किल था क्या? केस बेस से हम डरते हैं भागते हैं, पर सबसे आसान केस स्टडी क्वेश्चन ही होते हैं अगर अच्छी अप्रोच रखोगे तो। ठीक है, अब जो बच्चा ये अटेंड करना चाहे कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप कोई से भी कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, है कि नहीं, आपकी मर्जी है तो ये अटेंड करो या ये वाला करो। इसमें कह रहा है इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स, अच्छा बुक की हमें थिकनेस दे रखी है, जो भी हमारे हिस्ट्री किताब है उसकी थिकनेस, एक किताब की थिकनेस या हाइट बोल लो 1.8 सेंटीमीटर है, वहां पर साइंस की 2.2 है और मैथमेटिक्स की एक किताब की थिकनेस 2.5 है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक, हर स्टैक की हाइट निकालो जहां पर हिस्ट्री की किताबें रखी गई होंगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक किताब की जो विड्थ है, हाइट 1.8 है और एक स्टैक में टोटल कितनी किताबें हैं, 48 किताबें हैं। तो अगर मुझे हिस्ट्री वाले की सब्जेक्ट की अगर स्टैक की हाइट निकालनी, कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। तो हाइट आ जाएगा किसका, ऑफ हिस्ट्री, एक स्टैक की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कितना आएगा, जो आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1.8, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल था। आओ भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 को अगर मैं 1.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 64, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और ये होगा 40, ठीक है, और 48 निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 8, ओके, और 4 4 8, ठीक है। एक मिनट होगा, क्या कर दिया मैंने, 8 8 64, 8 चौक 32, अरे रे रे, एक तो मेरी ना कैलकुलेशन बहुत डेंजर हो गई यार आजकल, ये सब ना नोट करते रहिए, ठीक है, 2 बार कटा है, ठीक है। तो 48 मल्टीप्लाई 1.8 करते हैं तो 8 8 64 हुआ, 8 चौक 32 और 6 38, 38 निकल के आ गया, ओके। तो 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, अब ऐड कर रहा हूं इसे मैं, 4 यहां पर आ गया, 8 8 16 हो जाएगा, 4 3 7 8, 86.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हिस्ट्री वाले की जो हाइट आएगी वो 86.4 सेंटीमीटर निकल के आएगी। और ऐसे ही हमें हाइट निकालने की इसकी साइंस की और मैथमेटिक्स की। अब इसकी हाइट निकाल के आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब आपने देखा मीन क्या है, मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में मेरे को 4 और क्वेश्चन पूछे गए, उसी को बोलते हैं केस स्टडी। अब ये क्या सच में मुश्किल थे क्या? क्या सच में क्वेश्चन मुश्किल थे? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आइए और चैप्टर से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी क्या बोलोगे, चैप्टर 2 से आया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर से आपका केस स्टडी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है केवल चैप्टर 1 से केस स्टडी आएगा, चैप्टर 7 से केस स्टडी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चैप्टर से केस स्टडी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ना डरने की जरूरत नहीं है अलग से कहां से केस स्टडी करो भैया मैं, अरे नॉर्मल कोचिंग की तैयारी करो, वही आपके केस बेस में बन जाएंगे और बड़े आराम से आप कर पाओगे। आप देखते रहो, क्लैरिटी आपको निकल के आएगी बहुत तकड़ी वाली। अब यहां पर क्या बोला गया, ध्यान सुनना। अब ये क्या है, ये अपने पास है जनरल नॉलेज। आओ थोड़ी सी जनरल नॉलेज हम लोग यहां पर ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वाइल प्लेइंग इन अ गार्डन, क्या है, समाइरा जो भी नाम है, सॉ अ हनीकॉम एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट। उन्हें क्या पूछा, खेल रहा था आराम से, मुझसे पूछा मम्मी व्हाट इज दैट। मम्मी कहती है, मम रिप्लाई दैट इट इज अ हनी कॉम मेड बाय हनी बी टू स्टोर हनी। बेटा ये क्या है, हमारे पास एक हनी कॉम है, ये हनी जो है यहां पर अपना हनी बी जो है हनी स्टोर करती है, ठीक है, अच्छी बात है। ऑल्सो शी टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ द हनी कॉम फॉर्म्ड एज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। उनने बोला ये जो हमारा फॉर्म बना है ना, ये एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। मम्मी की मैथ बहुत अच्छी थी, देख के समझ गई। अब आप मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हनीकॉम इज शोन इन द ग्राफ। और इस तरीके से फिर वहां पर एक ग्राफ दे दिया, बस भाई खत्म हो गया। अब प्यारे प्यारे क्वेश्चन आओ ना करते फटाफट से। किसने मना किया यार, कहता है हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। कितने जीरोस हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो भी आपका ग्राफ बना है ना वो एक्स एक्सिस को
कितनी जगह काट रहा है उतने ही जीरोस होते हैं। यहां पर इसने यहां पर काट दिया 7,0 पर, यहां पर -7,0 पर काटा है, तो दो जीरोस होंगे। कौन कौन से? एक्स की वैल्यू जी आपकी जीरोस होती है ना। तो एक तो x इक्वल टू -7 पे काटा है और एक x इक्वल टू 7 पे काटा है, तो ये निकल के आगे इसके जीरोस, तो -7,7 जो है ये आपका जीरोस निकल के आगे, दो जीरोस यहां पर हमारे बनने वाले। कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, हाउ मेनी जीरोस कहा था, तो दो जीरोस हो गए। इन्होंने कहा राइट द जीरोस, जीरोस को लिखिए, तो लिख दिया हमने -7,7 है ना। कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। 1 मार्क्स पक्के यहां पर हो गए, 1 मार्क्स यहां पक्के हो गए। अब बचा का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब या तो ये अटेंड करो या ये अटेंड करो। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछे। देखो क्या पूछ रहा है। इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है जी, और इसके जीरोस हमें दे रखे 2 and -3, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी निकालना है। अब ये क्वेश्चन अलग से 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में आ सकता था, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं जो कि यहां पर केस बेस में आ जाते हैं और हम डरते हैं अरे केस स्टडी पूछा गया यार। अरे कुछ नहीं होता है ना, अप्रोच बढ़िया रखो, सब नजरिया खेला है, नजरिया बढ़िया रखो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आओ यहां देखते हैं। जीरो दे रखा भाई, मुझे ए और बी निकालना है। ए जो है अगर मैं कंपेयर करूं तो बी पे है और बी जो है सी पर है, कांस्टेंट हमें, ठीक है। तो यहां पर क्या करना, हमें सम ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? सम ऑफ जीरो था माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए होता है। जीरोस हमें दे रखे हैं 2 और -3, तो आइए इसका सम करते हैं। 2 प्लस -3 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का बी। बी क्या? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को बी कहा जाता है, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? a+1 है, तो माइनस साइन लगाओ, a+1 लगाओ, नीचे a क्या होता है? जो आपके एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो नीचे 1 लगा देंगे। 2 प्लस माइनस माइनस, दो में से 3 गया, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का a+1, -1 से -1 खत्म, 1 इक्वल टू आ गया a+1, और यहां से ये निकालूंगा 1 -1, ए की वैल्यू जो है वो शून्य आ गई। कितनी आ गई? 0 निकल के आ गई ए की वैल्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब बी निकालना, बी का है कांस्टेंट जगह पर है। एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला क्या? प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन पर ए होता है। अब 2 इंटू -3 जो है, सी कितना है? कांस्टेंट हम क्या दे रखा? बी, और ए तो 1 दे रखा है, तो सीधा आ जाएगा यहां से -6 इज इक्वल टू बी। तो बी की जो वैल्यू है वो हमारी -6 निकल के आ गई। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बहुत डेंजर केस बेस था? क्या कुछ अलग से, क्या दूसरी दुनिया से क्वेश्चन आए हुए? अरे सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा दे दिया और उसको तोड़ दिया, बस खत्म। आप देखो, आपकी मर्जी, यकीन करो 4 मार्क्स पक्के हो गए। एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला कहता है इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब क्या समझाता हूं, जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? 144 दिया है, 144 दिया हुआ है। किसके? इस वाले पॉलिनोमियल का। ऊपर एक आने से भूल जाओ, एक नया क्वेश्चन बन गया। 144 दे रखा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, हमें दो ही चीज पता कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, भाई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना है? समझदारी वाला काम है, याद कर लो क्या होता है। मैं लिखता हूं, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना, ये बराबर होता है अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस पर 4 अल्फा बीटा। लिख लो भाई, क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है किसके? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पर 4 अल्फा बीटा के। क्यों, कैसे है तय नहीं, अलजेब्रा है, क्लास 9 से पढ़ा होगा, भूल गए कोई बात नहीं, इसको लिख के नोट कर लो यार, इतना समय नहीं है कि हम क्यों त्याग करे बैठ के आराम से ना फटाफट खींचना। चलो आराम से, ये कितना आ गया? ये आ गया अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस पर 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144 निकल के आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर बात करूं, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा? ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का बी, माइनस का पी, ए कितना 1, तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा माइनस का पी दे रखा है, तो माइनस का पी का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है, सी कितना? 45, तो ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 45 और ये आ गया 144। चलेगा? बोलो। चलो ठीक है, ये आ गया पी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस पर 45 4 जा 4 5 जा 20 हो गया, 4 चौक 16 17 18 180 निकल के आ गया। तो यहां पर पी स्क्वायर निकल के आ जाएगा 4 8 4 12 और 3 324 और पी आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324। जहां तक मुझे पता है ये शायद जो है आपका 18 का स्क्वायर रूट होता है,
18 का, तो P कितना आ गया प्लस माइनस जो है 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लें भाई, 18 मल्टीप्लाई 18 क्या 3 to 4 होता है ना, गड़बड़ नहीं मांगता कोई भी। 18 18 जा तो 8 2 14 8 14 और 18, ठीक है, यस 3 to 4 ही होता है। तो 18 जो है P निकल के आ गया। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, कितना आसान है। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें कंफर्टेबल फील करना है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सारे क्वेश्चन होंगे तुमसे ही बनेंगे और सारा फोड़ के आना, तुम खुद करके आओगे, मुझे यकीन है। बस विश्वास, आत्मविश्वास को जगा के रखना। क्या करना है, आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए। और कैसे क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। यहां पर मैंने 10-11 क्वेश्चन लिए, इनके प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बस काम बन गया यार। काफी क्लैरिटी आ जाएगी, रिवीजन की रिवीजन हो गई और क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएंगे, केस बेस का क्वेश्चन हो जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे तुम्हारे यहां पर, है ना। चलो भाई, अब क्या बोला गया, देखो नेक्स्ट केस बेस कैसा आया। कहता है अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लास इन 2 बैचेस, बैच 1 एंड बैच 2, एंड फीस फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट। अमीर बच्चों के लिए अलग चीज है, गरीब बच्चों के लिए अलग प्राइस रखी गई है। ठीक है, बैचेस 2 बैच है, एक बैच 1 एक बैच 2 है। इन बैच 1 देयर आर 20 पुअर। अब ना देखो, मेन चीज का जब भी क्वेश्चन है ना, हाईलाइट कर ले करो। बैच 1 में क्या है, देखो यहां पर बैच 1 में हाईलाइट कर लिया, बैच 1 में 20 पुअर है और 5 रिच स्टूडेंट्स है। जबकि बैच 2 में 5 पुअर हैं और 25 रिच हैं। ठीक है, द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 1, टोटल बैच 1 का कलेक्शन इतना है और बैच 2 का कलेक्शन 26,000 रुपए है। एज्यूम दैट ईच पुअर चिल्ड्रन पेज एक्स रुपीज। मान लो गरीब बच्चा एक्स रुपए दे रहा है हर महीना और अमीर बच्चा जो वाई रुपए दे रहा है हर महीना। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप समझ चुके हो, ये चैप्टर नंबर 3 से है, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, इसमें पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन बनने वाला है, सॉल्व करना पड़ेगा। आओ क्वेश्चन क्या पूछता है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक्स और वाई के टर्म पे लिख दो, बस 1 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। कितना आसान है यार, कसम से यार, आजकल टाइम पे सीबीएसई कितना इजी कर रखा है। चलो पहले बात करते हैं बैच 1 की। ठीक है, बैच 1 की बात करते हैं। अब बैच 1 में हमने देखा था 20 पुअर है 5 रिच है। ठीक है, 20 जो है वो पुअर है और 5 जो है वो रिच है। ठीक है, 5 रिच है। अब पुअर की एक बच्चे की फीस एक्स रुपीस है, तो 20x आ गया, प्लस में अमीर की कितनी है, y है, और कुल कलेक्शन कितना आया था, मेरे ख्याल से 9,000 आया था, राइट, यस 9,000। तो बैच 1 पे 9,000 कलेक्शन आया था। अब यहां पर देख सकते हो हम 5 कॉमन कर सकते हैं, तो अगर मैं 5 कॉमन करूंगा, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 1 जा 5 और इज इक्वल टू आ गया 9,000। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी काटापीटी करेंगे तो आ गया 4x प्लस पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, बचा 4 और 5 8 जा 40 00। तो ये आ गया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1800। अब एक काम करो, यहां से y निकाल लो, y आ गया 1800, ठीक है, और माइनस पर 4x, तो मैंने y निकाल लिया इन टर्म ऑफ x, ये मेरे कभी काम आएगा आगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं बैच 2 की, है ना, बैच 2 में भी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। आओ भाई आओ, बात करते हैं बैच नंबर 2 की, बैच 2 की बात करते हैं। अब बैच 2 में क्या हिसाब किताब है, बैच 2 में जो है मेरे ख्याल से 25 बच्चे जो है कितने, 5 बच्चे पुअर हैं और 25 रिच हैं। 5 पुअर हैं, तो 5 पुअर हैं और 25 बच्चे रिच हैं। 25 के रिच हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो 5x प्लस पे 25y इज इक्वल टू, कुल कलेक्शन कितना अपने पास है 26,000, तो 2 6 1 2 3। ठीक है, यहां पर भी 5 कॉमन करेंगे, कितना आ गया, x प्लस पर 5y इक्वल टू आ गया 2 6 1 2 3। अब ये कट जाएगा, बोलो बोलो बोलो, कट जाएगा, काटते आराम से, x प्लस 5y, तो x प्लस पे 5y बराबर निकल के आ गया, 5 से काटूंगा तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10 00। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा ना, जो पहले वाली y की वैल्यू है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत आसान है। तो आ गया x प्लस पर 5y, y कितना है 1800 माइनस का 4x इज इक्वल टू 5200। ठीक है भाई, चलो चलो आगे बढ़ते फटाफट से। तो x प्लस में 18 पंचे 50, 8 पंचे 40, 9,000, ठीक है, माइनस में 4x इज इक्वल टू आ गया 5200, नहीं 4x नहीं आएगा, 20x आएगा, ये आएगा आपका 20x। ठीक है, तो 20x ये आ गया इस तरह से। ठीक है, क्लियर तक, कितना गया 5 है 20x और 20 आ गया। अब क्या करना है, ये इधर ये उधर, x प्लस माइनस 20, तो माइनस का 19x इक्वल टू आ गया 5200 माइनस पे 9,000, तो आ गया माइनस का 19x बराबर पर आ जाएगा। अब 90 में से 52 गए, कितना आएगा 8 और ये आएगा 8 में 38,
तो माइनस का 3800 है ना। अब क्या होगा, बस काटापिटी करनी है, माइनस में खत्म। अब कट जाएगा कितना, 19 दूनी 2 बार में, तो x जो है हमारा 200 निकल गया। इसका मतलब क्या है, पुअर बच्चों की जो फीस है वो 200 रुपए। अच्छा अमीर की निकालनी है तो y निकालना है। अच्छा y कितना आ गया, y आ गया अपने पास 1800 माइनस पर 4 इंटू एक्स, जो कि 200 निकल आया है, जो कि आ गया 1800 माइनस पर 800। इसका मतलब जो अमीर बच्चे हैं ना उनसे 1000 रुपए लिया जा रहा है महीने की फीस। कितनी अच्छी बात है कि नहीं। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या, अच्छा मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, मैंने तो पूरा ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना 1800 माइनस पे 800, 1000 बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या बोला गया, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने एक्स और वाई के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर दिया, पहला काम यहां पर हो चुका है। दूसरा पूछा है फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चा महीने में कितना दे रहा है, 200 रुपए दे रहा है, ये भी ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी पेड बाय पुअर एंड रिच। अमीर और गरीब के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 800 रुपए का डिफरेंस है। देखो ना यहाँ पर 1000 रुपए रिच से ले रहे हैं, पुअर से 200 ले रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 800 रुपए का। कितना सिंपल था, आया ना। अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ देयर आर 10 पुअर एंड 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच 2, तो टोटल मंथली कितना कलेक्शन होगा। अब हमें दोनों के रेट पता चल चुके हैं, आराम से निकाल देंगे। हमारे पास 10 पुअर है और पुअर का 200 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि 2000 हो जाएगा। यहां से इतना कलेक्शन आएगा, प्लस में 20 रिच है और रिच का 1000 है, तो 20,000 यहां से आएगा, है कि नहीं, जो कि आ गया कितना कितना 22,000 रुपए निकल के आ गया। तो 22,000 रुपए जो है वो कलेक्शन आ जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान था, कुछ मुश्किल था क्या इसमें, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, नॉर्मल बेस क्वेश्चन है। आपको सिर्फ रीड करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे बताओ आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है, सब कुछ करना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट केस बेस कैसा क्वेश्चन आएगा, आओ पढ़ते हैं ये, आओ थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कहता है ट्रेजर हंट इज एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस गेम वेयर पार्टिसिपेंट फॉलो अ सीरीज ऑफ क्लूज नंबर्स मैप टू डिस्कवर हिडन ट्रेजर्स। ठीक है, मैंने कभी नहीं खेला बट अच्छा लग रहा सुन के, कुछ हिडन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेयर्स एंगेज इन अ थ्रिलिंग क्वेस्ट सॉल्विंग पजल एंड रिडल्स टू अनवील द लोकेशन ऑफ coveted prize of while playing a treasure hunt game. Some clues ठीक है are hidden in various spot collectively forming an AP। अब इतना फालतू ज्ञान दे दिया, AP का क्वेश्चन था भाई, AP दे दिया। if the number of nth spot, अगर nth spot का ये दे रखा an आपको दे रखा है, then answer the following questions to help the player in the spotting clues। घुमा फिरा के an कितना है, 4n प्लस 20 है। यहां पर क्या लिखना है, an कितना है, an जो है हमारे पास वो है 4n प्लस पर 20। बस ये है मुझे काम की चीज उसमें मिली है, बाकी क्या है, इन क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। नॉर्मल अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी हुई है ना, इन क्वेश्चन को आंसर बड़े आराम से हंसते हंसते देने वाले आप लोग। क्या पूछा देखो, विच नंबर इज ऑन द फर्स्ट स्टॉप, फर्स्ट स्पॉट में कौन सा नंबर होगा, मतलब फर्स्ट टर्म पूछा एपी का, A1 निकालना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करूं, मुझे A1 निकालना है, कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस पर 20, जो कि आ गया 4 प्लस पर 20। तो फर्स्ट स्टॉप पर जो कितना नंबर होगा, 24 होगा। बोलो बोलो बोलो, कितना आसान था। नेक्स्ट देखो, विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112, कौन से स्पॉट में 112 नंबर होगा, एन पूछा है, कौन से स्पॉट में होगा, तो हमसे एन पूछा गया है। अरे वाह वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आओ दूसरे वाले की बात करते हैं, कह रहे कौन से स्पॉट पे, मतलब अब की बार हमें एन जो है कितना दे दिया, 112 एन दे रखा है, और एन हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है, 4n प्लस 20 है। तो 4n प्लस पर 20 इज इक्वल टू 112 निकल के आ गया, ठीक है, 112। और 4n आ जाएगा अपने पास 112 माइनस पर 20, और 4n आ जाएगा 2, 11 से 9, n आ गया 4 टू 8, ठीक है, 4 टू 8 और 4 3 12 एंड 23 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, 23rd स्पॉट जो है वो आपका 112 होगा। एपी का क्वेश्चन है यार। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर ऑन द फर्स्ट 10 स्पॉट, S10 निकालना है। क्या निकालना है हमें S10 निकालना। आओ थर्ड वाले की बात करते हैं, हमें S10 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 10/2, ठीक है, और A प्लस पर A10, फॉर्मूला याद है नहीं है, बोलो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n/2 A प्लस An, तो S10 क्या होगा, n/10/2 A प्लस A10 होगा। कितना आसान है। अब आओ भाई वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया आपका 5, फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट स्पॉट में 24 थे, ठीक है, प्लस पर A10। अगर मुझे A10 निकालना है, कैसे निकालूंगा, मुझे An दे रखा है ये, और A10 निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पर निकालता हूं मैं। A10 कितना आएगा, देखो जहां पर N10 पुट कर दो, तो 40 प्लस 20 60 आएगा मेरा A10।
A10 जो है मेरे पास वो 60 दिया हुआ है, चलेगा। तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 84 और 5 हो जाए 20, 8 5 40 420। तो 420 जो है वो शुरू के 10 टर्म का स्पॉट का नंबर का कलेक्शन होगा। विच नंबर ऑन द n-2 स्पॉट, n-2 स्पॉट में कौन सा नंबर होगा, है ना। हमें n के बदले ये दे रखा है, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड स्पॉट पे कौन सा नंबर होगा, n3 है। फोर्थ स्पॉट में कौन सा नंबर होगा, n4 दे रखा है। तो n के बदले n-2 लेना है। हमें an कितना दे रखा है, an दे रखा है अपने पास 4n प्लस पर 20। अब हमें क्या निकालना है, n-2। तो हमें n-2 ये वाला स्पॉट निकालना है, n-2 वाला। तो जहां पर n है वहां पर n-2 पुट करना, कुछ भी नहीं करना, जो कि आ गया 4n पर 8 प्लस पर 20 हो जाएगा, जो कि आ गया 4n प्लस पर 12। तो ये मेरे पास निकल के आ गया प्यारा सा सुंदर सा आंसर, n-2 स्पॉट पे ये नंबर शो कर रहा होगा। अब आप बताओ मुश्किल है कि केस स्टडी, है ना, खुद से पूछो क्या ये मुश्किल है क्या। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, है ना, आप आराम से जो है बाद में प्रैक्टिस करना। ज्यादा अलग से ना कंपिटेंसी के चक्कर पे खराब मत करना अपनी प्रिपरेशन। आप नॉर्मल प्रिपरेशन करो, आरएस अग्रवाल से करो, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करो, एनसीईआरटी से करो, यहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। और ना केस स्टडी छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करे कंपिटेंसी में, कोई नई किताब ले आए क्या, अरे कुछ नहीं, नॉर्मल प्रिपरेशन करो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक और केस स्टडी, अब मान लो चैप्टर नंबर 6 से कोई केस स्टडी आता है तो कैसे आ सकता है, आइए देखते हैं। देखो क्या पूछा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहता है द लेग ऑफ द टेबल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ ज्वाइन ए सी एंड बी डी। एक मेरे पास चेयर थी, उसकी टांगे ऐसी हैं, तो ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो बना दिए ट्राइंगल, क्वेश्चन तैयार हमारे लिए, है ना। अब क्या बोलता है, कंसिडरिंग टेबल टॉप इज पैरेलल टू द ग्राउंड। जो टॉप है वो ग्राउंड के पैरेलल दे रखा है, मतलब क्या, बीडी जो है एसी के पैरेलल दे रखा है। अच्छा, ओबी एक्स है, ओडी इतना है, इतना 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 है, और हमें क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, प्रूव दैट ट्राइंगल ओएसी सिमिलर टू ओबीडी। जो ओएसी जो है वो ओबीडी के सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना। आहा क्या प्यारा क्वेश्चन है। आओ सिमिलर यहीं पर प्रूफ करते हैं फटाफट से। अब ध्यान सुनो मेरी बात, ये इसके पैरेलल है, ये z बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो, क्या बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी z उल्टा बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। बोलो बोलो बोलो, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा प्रूफ करना था हमें, ओ ए सी ना, इन ट्राइंगल ओ ए सी हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ओ ए सी एंड ओ बी डी, है ना। इन दो ट्राइंगल पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए सी जो है बराबर है एंगल ओ बी डी के। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो बात समझ में आई, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमने क्या करा, हमने बोला ओ सी ए, तो एंगल ओ सी ए जो है बराबर आ गया एंगल ओ डी बी के। ये भी क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, तो हम क्या बोलेंगे, बाय एंगल ट्राइंगल ओ ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई हैं, दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है प्रूव दैट ओ ए अपॉन ओ ए सी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी डी। अब आपको पता है, अगर जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब क्या, ये मैं कह सकता हूं, इफ मान लो, इफ ट्राइंगल ओ ए सी जो है अगर वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी डी के, देन मैं क्या कह सकता हूं कि ओ ए अपॉन पर ओ बी, ठीक है, बराबर होगा ए सी अपॉन पर बी डी के, बराबर होगा ओ सी अपॉन पर ओ डी के। ये सब आपस में बराबर होंगे, हाँ या ना, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, बोलो बोलो बोलो, यस, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओ सी ओ ए, हमें क्या चाहिए, ओ ए अपॉन ए सी, ठीक है। तो ओ ए के नीचे ओ सी नहीं है, ओ ए ये वाला काम का है, इसको लेते हैं अभी, ठीक है, मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। और ओ बी और बी डी, ओ बी कहां है, ओ बी कहां है, ओ बी और बी डी, अच्छा ठीक है, ओ ए अपॉन, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इन दो फर्स्ट टू को ले रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या आया, ओ ए अपॉन पर ओ बी, ओके, बराबर है ए सी अपॉन पर किसके, बी डी के बराबर है। बट गड़बड़ हो रखी है, तो हमें बोला गया ओ ए के नीचे हमें क्या चाहिए, हमें ए सी चाहिए, ए सी यहां पर है, इसके नीचे ये चाहिए, तो कर दो ना रेंज, मल्टीप्लाई कर दो, तो ओ ए मल्टीप्लाई बी डी आ गया, है ना, बराबर आ गया ए सी मल्टीप्लाई ओ बी। अब जो जिसके नीचे चाहिए ले लो, हमें ओ ए के नीचे ए सी चाहिए, तो ओ ए अपॉन पर ए सी आ गया, बराबर
और क्या चाहिए हमें यहाँ पर ओबी अपॉन बीडी आ गया, ओबी अपॉन पर बीडी निकल के आ गया। बस यहाँ पर क्या है, सिर्फ तुम्हें चैप्टर 6 की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी केस स्टडी तो हलवा है। ठीक है, हो गया प्रूफ आराम से। अब क्या बोलता है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हेंस फाइंड लेंथ ऑफ ओसी। अब इसमें आपके पास क्या है, ऑप्शंस है, आप या तो ये सॉल्व कर लो या फिर जो है आप इसे सॉल्व कर लो, बात एक ही है ना। 2 मार्क्स दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आओ, अब आपको पता है क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये सारे रेशियो हमारे पास बराबर दे रखे हैं। ओ ए हमें दे रखा है, ठीक है, और ओ बी हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ सी, ये ले लेते हैं, इन दो को लेते हैं फटाफट से। ओ ए ओ बी ओ सी यू डी, ओ ए ओ बी ओ सी यू डी, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी ले सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है, आओ फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। हमें ओ ए कितना दे रखा है, 3x प्लस 4 लिख दूं यहां पर मैं, तो 3x प्लस पर 4 अपॉन पर ओबी कितना अपने पास है, ओबी x दे रखा है, तो यहां पर x आ गया बराबर पर ओसी कितना दे रखा है, ओसी 3x प्लस 19, तो 3x प्लस पर 19, और उसके बाद हमारे पास ओडी कितना दे रखा है, ओडी है x प्लस 3, x प्लस पर 3, ये बराबर आ गया। हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आओ कर देते हैं। तो 3x प्लस पर 4 को, है ना, प्लस को 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 3 से, बराबर आ गया x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस पर 19। अब फटाफट से इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहां पर कर देते हैं, है ना, बायनोमियल है, तो 3x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x प्लस में 3 से, और प्लस पर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 3 से, और यहां पर कितना आएगा 3x स्क्वायर और प्लस पर 19x। नॉर्मल अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता था ये, पर केस स्टडी डाल दिया, तो कुछ केस स्टडी लेंदी हो सकता है, ध्यान रखना। 9x प्लस में 4x और प्लस पे 4 3 12 इक्वल टू आ गया 3x का स्क्वायर प्लस पर 19x। अब यहां पर 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर खत्म हो गया, ये लो उड़ा दिया मैंने, तो 9 4 कितना, 9 4 13, 13x और प्लस में 12 इक्वल टू आ गया 19x, x वाला वहां जाएगा, तो 12 इक्वल टू आ गया 19x माइनस पर 13x, तो 6x इक्वल 12 आ गया, और x जो है यहां से वो 6 दूनी 12, x जो है 2 निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब अगर x 2 निकल के आ गया, हमें क्या पूछा गया, हमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ओसी, हमें ओसी निकालना है, 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 ओसी निकालना ना हमें, तो ओसी कितना आएगा 3x प्लस 19, तो 3 इंटू एक्स कितना है 2 और प्लस पर 19 जो कि आ गया 6 प्लस पर 19, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड बीडी अपॉन एसी। हमें बीडी अपॉन एसी निकालना है, बीडी अपॉन पर एसी, बीडी अपॉन पर एसी निकालना है, बीडी अपॉन पर एसी। ठीक है, अरे यहां बीडी अपॉन एसी, अच्छा बीडी अपॉन एसी ये निकालना है। अच्छा ये इसके बराबर है ओ ए ओ बी ए सी बी डी के बराबर, ओ ए ओ बी ए सी बी डी, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी बी डी के, ए सी और बी डी के बराबर है। हमें निकालना है बी डी अपॉन ए सी, पलटना पड़ेगा, मतलब ओ बी अपॉन पर ओ ए इक्वल टू आ जाएगा बी डी अपॉन पर ए सी के। अच्छा ओ बी कितना है, ओ बी तो निकाल सकते हैं, ओ बी है एक्स, ओ बी है एक्स, ठीक है, तो ओ बी अपने पास एक्स है, अपॉन पर ओ ए कितना है, ओ ए ओ ए ओ ए 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 ये आएगा बराबर किसके, बी डी अपॉन पर ए सी के। अब x हमें पता है, वैल्यू निकाल दो, x कितना है, x तो मेरे पास 2 निकल के आ गया, तो 2 ऊपर आ गया, नीचे 3 से 10 इक्वल टू आ गया बी डी अपॉन पर ए सी, जो कि आ गया अपने पास 1 अपॉन पर 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कहां लिखो यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ बी डी अपॉन ए सी, तो बी डी अपॉन पर ए सी जो है वो 1 अपॉन पर 5 निकल के आ गया। ये थोड़ा लेंदी था अपना केस बेस, तो मेन समझ में आया क्या है, समझ में नहीं आया, मेन सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर हमसे सिमिलर प्रूफ करा, देखा जाए ना, अगर तुम 1-2 केस स्टडी करते हो ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। अब देखो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया इसी में ही, है कि नहीं, यहां पर सिमिलर भी प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, है ना, रेशियो की जानकारी भी ले ली हम लोगों ने, उसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर 7 से, बहुत फेमस है, अक्सर चैप्टर 7 से ज्यादा चांसेस रहते हैं चैप्टर 7 से, बट फिक्स कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। अब आओ थोड़ी जानकारी यहां भी ले लेते हैं। A garden is in the shape of a square, एक गार्डन जो है स्क्वायर के शेप में दे रखा है, ठीक है, ओके। The gardener grew saplings of Ashoka tree on the boundary of the garden at the distance of 1 meter from each other। हर 1 मीटर पे जो है कोई ना कोई पेड़ लगाया जा रहा है यहाँ पर अशोका का, ठीक है, ओके। He wants to decorate the garden with rose plant. He choose a triangular region inside the garden to grow rose plant।
अब बीच में इसने सोचा भाई गुलाब भी तो होना चाहिए, बिना गुलाब के तो मजा नहीं आता, तो गुलाब हुआ इसने इस शेप में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द एबव सिचुएशन द गार्डनर टुक हेल्प फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। गार्डनर ने जो है 10वीं क्लास के बच्चों को बुलाया और हेल्प ली। अरे क्या बात है भाई, तुम्हें पकड़ सकता है, नॉलेज अच्छी रखना। दे मेड अ चार्ट फॉर इट विच लुक्स लाइक द गिवन फिगर। इस तरीके से चार्ट बना के दिया। तुम बताओ कहीं से भी ये गार्डन बीच में अच्छा लग रहा है भाई? थोड़ा रेक्टेंगुलर होता, थोड़ा स्क्वायर होता, अच्छा भी लगता है क्या बीच में, मतलब ये पिज्जा तो अजीब सा ही लग रहा है मेरे को मजा नहीं आया। ठीक है, पता नहीं किस बच्चे को पकड़ा दे गार्डनर में। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, आओ देते हैं। ए इज टेकन एज ओरिजिन, अगर मैं ए को ओरिजिन मानूं, ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? ठीक है, तो यहीं पर लिख दो मैं पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट और आर के, पी क्यू आर के हमें यहां पर कोऑर्डिनेट देने हैं। ठीक है, आओ पी देखो भाई, पी 1 2 3 4 4 कॉमा 1 2 3 4 5 6 4,6 जो है वो पी के कोऑर्डिनेट आएंगे। 4,6 4,6। ठीक है, क्यू की बात करते हैं। क्यू 1 2 3 3,2। ठीक है, 3,2 जो है वो पी का आएगा। 3,2 निकल के गया। अब आर की बात कर ले फटाफट से। आर ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6,5। ठीक है, आ गया भाई 6,5, तो ये आ गया अपने पास 6,5। लो भैया तुम्हारे 1 मार्क्स पक्के हो गए। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, वाह मजा आ गया है ना, 1 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, पी क्यू निकालो यार। अरे कितना डेंजर क्वेश्चन पूछ लिया, पी क्यू निकालना में, तो पी क्यू कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। मैंने कहा ना केस स्टडी सब रिवाइज हो जाता है यार, देखना यहाँ पर सेक्शन भी लग जाएगा अभी आगे, सब लग गया। पी क्यू, तो पी से क्यू तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई। तो y2 माइनस पे y1 का होल स्क्वायर प्लस पर x2 माइनस पर x1 का होल स्क्वायर, जो कि आ गया 2 में से 6 गया माइनस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस पे 3 में से 4 गया 1, तो कि आ गया रूट में कितना 17 निकल के आ गया। रूट 17 यूनिट जो है हमारा PQ निकल के आ गया। दूसरा निकालना QR, तो आओ भाई यहां पर QR भी निकाल लेते हैं। QR निकाल लो फटाफट से। कैसे निकालेंगे देखो, QR y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि आ गया 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 18, 18 को लिखते हैं हम लोग 3 3 9, 3 रूट में 2। ठीक है, ये निकल के आ गया। ये सिंपल सी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, मुबारक हो। नहीं नहीं, दूसरे में अच्छा इन्होंने और पार्ट भी दे रखा है, और भी दे रखा है, ये 2 मार्क्स, जहां भी और आएगा ना 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट P एंड R इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। आ गया ना सेक्शन फॉर्मूला भी, मैंने कहा ना भाई रुक ही नहीं सकती ये, आओ लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सुनो ध्यान से क्या बोला इसने, बोला क्या बोला, P और R के बीच में एक पॉइंट आया है, P और R के बीच में एक पॉइंट आया है। P कितना है भाई 4,6 4,6 और R कितना है अपने पास 6,5। इसके बीच में एक पॉइंट आया है जो कि डिवाइड कर रहा है 2:1 में। मान लेट्स सो C पॉइंट है और 2:1 पे उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या लेना तक सेक्शन फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आओ निकाल दो फटाफट से। x क्या होता है, x होता है m2x1 प्लस पर m1x2, है ना, और अपॉन पर m1 प्लस m2, यही तो होता है ना। चलो अब यहां पर आ जाओ, m2x1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m2x1 1 इंटू पर 4 प्लस पर m1x2 अपॉन पर m1 प्लस m2 3, तो ये हो गया 4 प्लस 12 16 अपॉन 3 निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल। सेम ऐसे y निकालूंगा, y फॉर्मूला लिख रहा मैं, डाइट कर रहा हूं, m2y1 1 इंटू पर 6 प्लस पर m1y2 2 इंटू पर 5 अपॉन पर कितना 3, जो कि आ गया 6 प्लस पर 10 अपॉन पर 3, जो कि अगेन कितना आ गया 16 अपॉन पर 3 ही निकल के आ गया। लो भाई हमने कर दिया, तो बीच में जो पॉइंट आएगा वो 16 अपॉन 3 16 अपॉन 3 कॉमा दोनों निकल के आएंगे। फाइंड आउट ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? मतलब क्या है कि आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, वर्टेक्स दे रखे हैं, आपको तीनों साइड निकालने हैं। 2 साइड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 साइड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक काम करते हैं PR और निकाल लेते हैं, PR निकाल लेते हैं, अगर इक्वल है ठीक है, नहीं तो नहीं है। चलो PR की बात करते हैं। तो यहां पर अगर मैं PR का फॉर्मूला यूज करूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कैसे निकालूंगा PR? देखो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस पर आ गया 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, जो 6 में से 4 है कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, जो क्या गया रूट में 5। आप देख सकते हो तीनों साइड अलग अलग है, एक रूट 5 है,
एक रूट 17 है और एक रूट 18 है, तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, है ना। पूछा था कि फाइंड आउट, क्या तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर आ रहा पीक्यूआर? नो, इट इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कितना आसान था, घबरा, सच सा बताना, हम लोग भी 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या सच में तुम्हें केस स्टडी से डर लग रहा है या एंजॉय कर रहे हो, अब काफी मजा आ रहा है? मुझे प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इस बार बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आना यार, ध्यान रखना, मेहनत पूरी करनी है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से दे के आना, सारा कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहे हम लोग, बस आप पढ़ो आराम से, विश ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है कि नहीं, प्राउड फील कराना यार। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन आ जाओ चैप्टर नंबर 9 से। भाई बहुत ज्यादा केस स्टडी पूछा जाता है, आसान है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है यार ये। अब देखो क्या पूछा है, कहता है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ फायर हैज ब्रोकन आउट ए न्यू होम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी है, शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर ब्रिगेड पहुंच गया पर, जो भी है, मेरी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, तुम लोग काम चला लेना। टू बिल्डिंग्स नेमली एक्स एंड वाई हैव मेनली बीन अफेक्टेड, दो बिल्डिंग अफेक्ट हुई है, एक आरसी और एक पीए, दो बिल्डिंग अफेक्ट हुई है इसमें। ठीक है, द फायर इंजन हैज अराइव्ड एंड इट हैज बीन स्टेशनड एट अ पॉइंट व्हिच इज इन बिटवीन द टू बिल्डिंग। फायर जो है, क्या नाम है, क्या है बीच में, फायर इंजन जो है दोनों के बीच में रखा गया, बीच में ओ पॉइंट में फिक्स कर दिया गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द लेडर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग वाई। ठीक है, ये लेडर है, ओपी क्या, लेडर सीडी है, तो लेडर कभी यहां पर, लेडर कभी यहां पर, कभी यहां कभी यहां, इस तरह से लेडर का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों बिल्डिंग पे। ठीक है, ओके ओके ओके, 40, दूसरा 45, एक 60, एक लेडर जो है टॉप पर 60 बना रहा है, दूसरी बिल्डिंग पे उस पॉइंट से लेडर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, इंक्लाइनेशन। ठीक है, both the building along with the foot of the ladder find fixed at O in the straight line, done, कोई दिक्कत की आपने। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो हमें लेडर सीडी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये सारी जानकारी देख ली तुम लोगों ने, कुछ काम का था, बस फटाफट से डायग्राम देख लो, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब ये डायग्राम आ चुका है, ये ग्राउंड है, ये पॉइंट जहां पर फायर इंजन है, ये दो बिल्डिंग है, ये लेडर है, एक लेडर 60 डिग्री एंगल बना रहा है और एक 45 का। लेडर की लंबाई हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, लेडर की हमें लंबाई निकालनी, जो कि बहुत आसान है। अब इस ट्राइंगल में देखो, ओपी लेडर है और ये आपका पी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, रेशियो ले लो, एपी अपॉन ओपी। क्या बोला मैंने बोला एपी अपॉन पर ओपी, पी अपॉन एच क्या होता है, ये होता है साइन, एंगल कितना दिया है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है ना यार। एपी कितना है, 12√3, तो 12√3 अपॉन ओपी हमें नहीं पता, लेडर की हाइट है ना, तो साइन 30 होता है √3 अपॉन पर 2। ठीक है, अब √3 से √3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब क्रॉस करेंगे ओपी, 12 दूनी 24, 24 मीटर जो है, ये लेडर की लंबाई निकल के आ गई। लेडर की लंबाई कितनी आ गई, 24 आ गई, इसका मतलब ये भी आपका, ये आपका 24 मीटर आ गया, ये तो लेडर है, ये भी आपका 24 ही मीटर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल है। अब क्या पूछा, 24 मीटर जो है, पहले का आंसर निकल के आ चुका है, लिख सकते हैं 24 मीटर जो है लेडर की हाइट है। देखिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, बिल्डिंग वाई की ओ से डिस्टेंस क्या है, बिल्डिंग वाई की ओ से डिस्टेंस, ये हमें ओ ए निकालना है, ओ ए कितना निकल के आएगा, आओ फटाफट से ओ ए निकाल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ओ ए कैसे निकालेंगे, अब देखो ये पी है और बी निकालना, पी अपॉन बी का रेशियो ले लेते हैं, एपी अपॉन ओ ए, है ना, एपी अपॉन पर ओ ए कितना आ गया 10, एंगल कितना अपने पास 60 डिग्री, 10 60 √3 होता है, तो आ गया 12√3 अपॉन पर ओ ए आ गया अपने पास √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा फटाफट से, कितना आ गया, ओ ए जो है अपने पास 12 मीटर निकल के आ गया। इसका मतलब जो है पॉइंट ओ जो है वाई बिल्डिंग से 12 मीटर दूरी पर है। कितना सिंपल है यार ये क्वेश्चन, है ना, 12 मीटर की दूरी पर है, चलो 12 मीटर निकल के आ गया। अब ना एक बहुत मजे की बात है, आपका दिमाग चकरा जाएगा, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, एक चीज बताने वाला हूं। ठीक है, लास्ट में ध्यान सुनना बहुत जरूरी है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना, देखो ये तो आ गया कितना, ये तो 12 मीटर निकल के आ चुका है, ये और निकाल लेते हैं, टोटल निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं, बहुत आसान है, ध्यान सुनना। देखो इस ट्राइंगल में देखो, ये B है और ये H है, ये B है और ये H है, ध्यान सुनना, तो OC अपॉन B, OC B अपॉन H, B अपॉन H क्या होता है, cos 45, है ना, तो OC कितना है निकालना है, और ये देखा 24, और cos 45 होता है 1 अपॉन पर √2, कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, जो कि आ जाएगा अपने पास, OC आ गया 24 अपॉन पर √2, 24 अपॉन √2। ठीक है, ध्यान सुनना, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस निकालना ना थर्ड वाले का, तो 24 अपॉन पर √2 प्लस पर दूसरा कितना आया था 12, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो 24 इंटू पर √2 अपॉन पर √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है,
और प्लस में 12 दे रखा है, जो कि अगर 24 रूट टू अपॉन में रूट टू हो जाएगा और प्लस में 12 काटेंगे 12 रूट टू आएगा, तो 12 रूट में 2 और प्लस में 12 आ गया, 12 कॉमन करेंगे तो रूट में 2 प्लस पर 1 ये मीटर, ये मेरे पास दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पे रूट 2 की वैल्यू पुट करने के लिए बोली गई है तो रूट 2 आप 1.44 पुट कर सकते हो, ठीक है, रूट 2 जो है आप 1.44 पुट कर सकते हो, तो यहां पर 12 की मल्टीप्लाई कर देना 2.44 से, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एक्स। अब एक्स वाले बिल्डिंग की हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये सब हो चुका है, इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं। बिल्डिंग एक्स की हाइट निकालें, इस वाले बिल्डिंग की हाइट निकालें, आसान है, ये पी है और ये एच है, ठीक है। तो आर सी पी अपॉन एच कितना 24, पी अपॉन एच क्या होता है बताओ, साइन, और एंगल कितना 40 है, साइन 40 होता है 1/√2, जो कि आ गया आर सी जो है अपना आ जाएगा 24/√2, जो कि अभी निकाला 12 रूट में 2 मीटर, तो सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है वो 12 रूट 2 मीटर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन कितना प्यारा था, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहां से केस स्टडी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास क्या है, कहां से है बताओ, ये आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कहता है द वर्ड सर्कस हैज द सेम रूट एज सर्कल, अच्छी बात है, इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया वेरियस एंटरटेनमेंट act including human skill animal training are presented before the crowd। समझ गए, तुम्हारे लिए अच्छी है। A circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it। मतलब नीचे आपके पास क्या सिलेंडर है, ऊपर कॉनिकल दे रखा है। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 20, डायमीटर बेस का 28 है और टोटल हाइट 18.8 है। अब ये अबव इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नॉर्मल टेंट वाला क्वेश्चन है यार ये, जो कि 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता था, उसी को केस स्टडी बना दिया। तुम समझ पा रहे हो कि केस स्टडी का मतलब क्या है? कुछ विजन क्लियर हुआ तुम लोग का? डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान होते हैं। अब जो दे रखा है वो लिखते फटाफट से। यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया, डायमीटर 28 है, डायमीटर 28 मतलब ये 14 आ गया, 14 मीटर, रेडियस 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या सिलेंड्रिकल हाइट 8 है, सिलेंड्रिकल का हाइट 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है अपने को, टोटल हाइट 18.5 है, टोटल 18.5 है, ये 8 है, तो ये हाइट कितनी होगी 18.5 माइनस 8 10.5, ये हाइट आ गई आपकी 10.5 मीटर। बहुत सिंपल थे। स्लांट हाइट आ गई, ये आपका स्लांट हाइट है, नहीं स्लांट हाइट नहीं, ये आपकी हाइट आ गई इसकी, ये स्मॉल एच मान लो, ठीक है, ये रेडियस हो गया। क्लियर सारी बातें? फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट, ये जो कॉनिकल पार्ट है इसका स्लांट हाइट मुझे निकालना है, एल मुझे निकालना है। एच दे रखा है, आर दे रखा है, क्या निकालना है, एल। अरे कितना आसान होता है, फॉर्मूला बताओ, एल स्क्वायर होता है अपने पास आर स्क्वायर प्लस पर एच स्क्वायर होता है। अब तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, देखो यहां पर आर का स्क्वायर, आर कितना 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, हाइट ऑफ द कोन 10.5 है, तो 10.5 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, ये आ गया 196 प्लस पर 10 के बाद 11 आता है 110.25, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं, ये आएगा 6, 9 और 1 10 और 306.25। अब ना मेन प्रॉब्लम कहां आती है, मेन दिक्कत आती है यहां पर, इसका कैसे एल निकाला जाए। मैं आपको एक खतरनाक ट्रिक देने वाला हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनना, आपने करना क्या है, इस नंबर को 25 को छोड़ के ब्रेक करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव में, और ये होता है 17 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। और ये आ गया आपका 5 इंटू 5 में ब्रेक कर दो, तो स्टार्टिंग में पहला ये 17 ले लो, ये 5 ले लो, तो इसका आंसर आ गया 17.5 सेंटीमीटर। भाई बहुत खतरनाक ट्रिक है, काम आएगी, ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि क्या करा दिया ये, ठीक है। मीटर आएगा, बहुत समय बचाएगी, वरना काफी बच्चे तो इसका स्क्वायर रूट निकालते निकालते रह जाते हैं। क्या करना है, इसको 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक करना है और इसको 2 में ब्रेक 5 इंटू 5, पहला वाला पार्ट ले लेना, खत्म, एल निकल के आ चुका है। डिटरमाइन द फ्लोर एरिया, जो आपका फ्लोर एरिया है वो क्या होगा। अरे नीचे क्या है, सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है, फ्लोर सर्कुलर तो है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाला सेकंड वाले पे, तो फ्लोर एरिया कितना आएगा, तो फ्लोर एरिया जो आएगा वो आएगा पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, जो कि आ गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना था 14 इंटू पर 14 है, तो 7 2 जा 14, ठीक है, और 22 इंटू पर 14 28, 28 दूनी 56, 56 और 5 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका जो है निकल के आ जाएगा फ्लोर एरिया, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान एंड सिंपल भी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए
कितना कपड़ा इस्तेमाल हो। अब यहां आते कंफ्यूजन, कभी भी जब भी टेंट बने ना, नीचे वाला एरिया कभी मत लेना, टेंट में नीचे वाला कवर नहीं होता, अगर करेगा तो खुद बोल देगा कि ग्राउंड भी कवर है टेंट कपड़े से। जब भी टेंट वाला क्वेश्चन आए हमेशा कोन बनाया, सिलेंडर बनाया, नीचे नहीं कवर हुआ कुछ भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आओ भाई एरिया ऑफ क्लोथ निकालते हैं। तीसरा क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ क्लोथ, एरिया ऑफ क्लोथ निकालेंगे। कितना आएगा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन, प्लस पे सिलेंडर, तो कि पाई आर एल और प्लस पर कितना 2 पाई आर एच निकल के आ गया। अब यहां पर पाई आर कॉमन कर लेना, तो आगे एल प्लस पर 2h निकल के आगे, जितना हो सके उतना कॉमन करना है। अब पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 है, ओके। स्लांट हाइट कितना आया 17.5 आया, ओके। प्लस हाइट का डबल, किसके हाइट का डबल, इसके, 8 2 16, यहां पर 16 निकल के आ गया, ठीक है जी, सिंपल है। आओ काटापीटी करते हैं, 7 1 7 7 2 तो 44 मल्टीप्लाई पर निकल के आ गया 6 6 12 और 13 2 2 3 33.5। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको निकाल लेना आप लोग, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते क्या कहता है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, कितनी हवा होगी इसके अंदर, उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना, क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, और वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच आएगा। यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, जो कि आगे कैपिटल एच अपॉन पर 3 और प्लस में स्मॉल एच निकल के आ गया। बस कैपिटल एच की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल एच पुट करना है, एज इट इज आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको आई थिंक थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि केस बेस्ड का असली मतलब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आजकल केस बेस्ड ना आपके चैप्टर 14 से भी बहुत पूछा, स्टैटिस्टिक की बात करो, सॉरी चैप्टर 13 से भी बहुत ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है एक्टिविटी लाइक रनिंग और साइकिलिंग रिड्यूस स्ट्रेस। देख लो आंसर मिल गया, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग करो दबा के आधा घंटा, या रनिंग मारो एकदम खींच के, जब तक पूरा स्वेटिंग ना हो जाए ना, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। एक्टिविटी बहुत जरूरी है इस टाइम पे, ध्यान रखना, ठीक है। एंड द रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, ओके। रनिंग हेल्प बिल्ड एंड्योरेंस, चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स एंड आर लेस प्रोन टू गेन वेट, ज्यादा मोटे वोटे नहीं होगे, ठीक है, आराम से हेल्दी रहोगे। The physical education teacher of a school has decided to conduct an inter-school running tournament in his school premises. The time taken by the group of students to run 100 meter was noted as follow. 100 मीटर का अपने पास क्या था, रेस था। तो 8 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 20 सेकंड से कम में लिपटा लिया, 10 ऐसे बच्चे थे जो 40 सेकंड कम में लिपटा लिए, और ये डाटा में दे रखा है। अब इस डाटा के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the median class of the above given data? मीडियन क्लास क्या होगा। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 निकालना पड़ता है, CF भी निकालना पड़ता है। तो 8 का 8 सेम आ गया, ठीक है। ये आगे 18 30 कितना आ गया, 8 और 3 11 31 आ गया। ये आ गया 37 और ये आ गया आपका 40। ये आपका n होता है, n होता है। मिडिल क्लास निकालने के लिए हमें n/2 निकालना पड़ता है। ये आ गया 40/2 जो कि आ गया 20। अब आपने 20 से जस्ट बड़ा CF चेक करना है, तो 20 से जस्ट बड़ा CF कौन सा है, 31 है। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास, है ना। ये 40 to 60 आपका मीडियन क्लास हो गया, 40 to 60 ये आपका मीडियन क्लास निकल के आ गया। एकदम सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। अब यहां पर क्या बोला गया, आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। दूसरा फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, और तीसरा हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, या तो मीन निकाले या मॉड निकाले। मैं मीन नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा मॉड। क्या निकालूंगा भाई मैं निकालूंगा मॉड आराम से। तो मॉड निकालने के लिए हमें कुछ और निकालना नहीं पड़ता। मॉड का सिंपल सा फॉर्मूला आओ करते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस पर F1 माइनस F0 अपॉन पर 2F1 माइनस पर F0 माइनस पर F2 मल्टीप्लाई बाय H। एक केस स्टडी मैंने कहा रट्टा नहीं चलेगा यार, तुम्हें सारी नॉलेज होनी चाहिए तभी सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब ये चीजें क्या होती हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला F1 कहलाता है, तो ये आपका F1 हो गया, ऊपर वाला F0 हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा F2। लोअर लिमिट, ठीक है, आपका मॉडल क्लास का ये आएगा कितना, L आपका 40 आ गया। F1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, सारी वैल्यू पर चल गई, आउटपुट करते हैं। लोअर लिमिट कितना है भाई अपने पास, ये 40 हो गया, प्लस में F1 माइनस पर F0, F1 13 है
माइनस पर 10 अपॉन 2f1 13 डबल 26 माइनस पर 10 माइनस पर कितना 6 निकल के आ गया, f2 6 दे रखा, ठीक है। इनटू h, h मतलब होता है क्लास साइज, गैप कितने का 20 का, तो इनटू पर 20 आ गया। चलो भाई फटाफट से करते हैं, 40 प्लस पर ये आ गया पर 3 नीचे आ जाएगा 20 और 10 इनटू पर कितना 20, 10 टू जा तो 40 प्लस पर 3 टू जा 6 तो 46 जो है वो मेरा मॉड निकल के आ जाएगा, ठीक है। मीन निकालना हो तो आप डायरेक्ट मेथड से बड़े आराम से मीन निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। लास्ट कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड, 60 सेकंड से कम कितने बच्चों ने रेस को कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब ध्यान से ध्यान सुनना, ये क्या है 60 से कम, 40 से कम वाला भी 60 से कम है, 20 से कम वाले 60 से कम है, तो 60 से कम वाले में 13 10 और 8 इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 13 प्लस 10 प्लस 8, 13 और 10 कितना 23, 23 में अगर मैं 8 को ऐड करूंगा तो 31 निकल के आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 31 स्टूडेंट ने 60 सेकंड से पहले पहले रेस को कवर कर दिया था। समझ गए, ऐसे करना है। अब मान लो आजकल जो है प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब डाटा देख के आपको क्या लग रहा है, कहां से केस स्टडी पूछा गया है, लग रहा होगा केस स्टडी ये सर दोबारा चैप्टर 13 से आगे स्टैटिस्टिक्स से, नहीं, ये केस स्टडी जो है आपका प्रोबेबिलिटी से है। अरे प्रोबेबिलिटी से है, क्वेश्चन का यूनिक पूछा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जिसको सीबीएल कहा जाता है रिफर्स टू एनी टीचिंग methodology that makes use of computer for information transmission at an elementary school level. Computer applications can be used to display multimedia lesson plan. A survey was done on thousands school elementary जो भी ओके ठीक है, 1000 स्कूल में चेक किया गया कि उनके पास कितने कितने कंप्यूटर हैं। अब ये डाटा ना देख रहे हो, केवल दिखने में लंबा इतना क्वेश्चन है बट कितना आसान है, ये हमारे काम का नहीं है। इतना पता चल गया 1000 स्कूल है जिसमें कंप्यूटर देखे गए हैं। अब 250 ऐसे स्कूल है जहां पर 0 से लेकर 10 तक कंप्यूटर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने हैं। 11 से 20 200 ऐसे स्कूल है, 290 ये सारा डाटा आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या आप ध्यान सुनते हैं, Find the probability that the school chosen at random has more than 100 computer. 100 से ज्यादा कंप्यूटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है 100 से ज्यादा होने की। तो मान लो इवेंट ई है तो पहला निकालते प्रोबेबिलिटी। अब 100 से ज्यादा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है। आप सुना, 100 से ज्यादा कितने कंप्यूटर्स हैं, 80 स्कूल हैं। 100 से ज्यादा कंप्यूटर वाले स्कूल कितने हैं, 80 हैं, और टोटल स्कूल कितने हैं, 1000 हैं, तो 80 अपॉन 1000 निकल के आएगा। तो 80 अपॉन पर 1000 निकल के, जो कि निकल के आएगा अपने पास, ये खत्म हो गया 0.08, ये हो जाएगी भाई पहले वाले की प्रोबेबिलिटी, खत्म। दूसरा बोलते क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चोजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर, 50 या 50 से कम कंप्यूटर वाले ऐसे कितने स्कूल हैं आने की, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। हाँ भाई करते हैं, सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। मान लो इवेंट जो है एफ इवेंट है, 50 या 50 से कम वाले, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 50 से कम में 290 भी है, 200 भी है और 250 भी है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा, 290 200 और 250 जोड़ दें फटाफट से, ये आ गया 450 प्लस पर 290 जो कि आ जाएगा 095 होता है 14 और 4 2 6 740, कितना 740 जो है निकल के फेवरेबल आ गया। तो 740 डिवाइड बाय आ गया 740 डिवाइड बाय कितने टोटल स्कूल 1000 है, जो कि आ गया 0.74, ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी सेकंड वाले क्वेश्चन की। बहुत सिंपल है। अब क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चोजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर, 20 से ज्यादा कंप्यूटर ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और वाला पार्ट करते हैं, मान लो उसकी जो इवेंट है वो ए दे रखा है, 20 से ज्यादा कंप्यूटर ना हो तो 20 से कम होने चाहिए, तो 200 प्लस 250, ये भी 20 से कम है, ये भी 20 से, इसने कहा 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये और ये कितने ऐसे स्कूल हैं, 450 ऐसे स्कूल हैं। तो आ गया 450 अपॉन पर टोटल कितना 1000 दे रखा है, जो कि आ गया 0.45 प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। लास्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर, 10 या 10 से कम कंप्यूटर होने चाहिए, 10 या 10 से कम, तो 250 ऐसे हमारे पास दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी कितना 250, तो प्रोबेबिलिटी मान लो इवेंट बी है, तो आ गया 250 अपॉन पर 1000, तो यहां पर कितना निकल के आ गया 0.25 निकल के आ जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी में सीबीएसई ने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ही प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं। अब मैंने आपको एक बात कहा था कि लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा, दिमाग घूम जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए है ना, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछ चुकी है स्टैंडर्ड के अंदर, अलग अलग सेट में सीबीएसई ने पूछा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि हर चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है। और आपने ये भी देखा 2023 2024 के सारे क्वेश्चन है, आपने देखा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक अप्रोच समझ में आई। डाटा पहला क्या होता है, इंफॉर्मेटिव, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हमारे काम का नहीं होता। मेन क्या है, अगर हम नॉर्मल कोचिंग की प्रैक्टिस करें अपने नॉर्मल किताबों से, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, आरएस अग्रवाल से, तो सारे केस स्टडी, सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, पूरा सिलेबस हम लोग आराम से कर सकते हैं। बस हवा बना रखा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, और ये होते हैं बहुत ही ज्यादा आसान। बाकी आप मुझे बताना कि आपकी अप्रोच क्या, समझ थोड़ी ठीक हुई केस स्टडी क्वेश्चंस को लेके। बाकी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी यार मन लगा के पढ़ो, है ना। मां बाप की उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदें हैं, सब में खड़ा उतरना है, प्राउड फील कराना सबको, और 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। क्योंकि इतिहास में केवल एक ही बार क्लास 10th आता है, जिंदगी में एक ही बार आना है, और ये समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो झोंक दो अपने आप को इन 9 दिन में, ताकि जो है पूरा एग्जाम फोड़ के आ सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।